हाय एवरीवन दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम फिर से आपका एक अपनी इस वीडियो में स्वागत करते हैं। तो आज हम पार्ट 6 जिसका नाम है जैव प्रक्रम, जो साइंस का चैप्टर है, इसका वन शॉट करेंगे, यानी एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर ख़त्म। तो आइए इसे पढ़ते हैं। इससे वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो पोषक तत्वों का ग्रहण करना पोषण कहलाता है। यानी पोषक तत्व वो होते हैं जैसे खाद्य पदार्थ होता है, यानी खाद्य पदार्थ जैसे सब्जी, रोटी, दाल, चावल, ये आदि जो होते हैं वो हमारे पोषक तत्व होते हैं, उनका ग्रहण करना पोषण कहलाता है। तो जो पोषण होता है वो दो प्रकार का होता है, स्वपोषण और दूसरा परपोषण। और परपोषण को हम विषम पोषी भी कहते हैं, क्योंकि पेपर में इन दोनों में से कुछ भी पूछ लिया जाता है। तो जो स्वपोषी होते हैं वो खुद पर निर्भर होते हैं, जिन्हें हम स्वपोषी भी कहते हैं। और पौधे स्वपोषी होते हैं, क्योंकि पौधे होते हैं वो किसी की सहायता से, मतलब किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते, वो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और इन्हें हम उत्पादक भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें जो होते हैं वो फल आदि देते हैं, तो इसीलिए हम इन्हें उत्पादक कहते हैं। और जो परपोषण होते हैं ये दूसरे पर निर्भर होते हैं, इसे हम परपोषी भी कहते हैं। ये उपभोक्ता होते हैं, यानी उसे जो उत्पादक होता है वो हमें देता है, और जो उपभोक्ता होता है वो किसी चीज़ को लेता है। तो आप शाकाहारी जानवर को भी कीजिए। तो शाकाहारी वो जानवर होते हैं जो मांस नहीं खाते हैं, यानी घास फूस खाते हैं, उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। तो शाकाहारी जानवर कौन कौन से होते हैं, जैसे आपकी गाय हो गई, भैंस हो गए, और बकरी हो गई, हाथी हो गई, हिरण हो गया, खरगोश हो गया, आदि अनेक। तो इसमें हम एक हिरण का एग्जाम्पल लेते हैं। हिरण के एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। तो जो हिरण होता है उपभोक्ता, यानी तो जो शाकाहारी होते हैं ना, तो जैसे मैंने हिरण का एग्जांपल आपको बताया था, जो हिरण होता है वो जंगल में किसी पेड़ के पत्तियों को खाता है, या जंगल में किसी घास को खाता है। तो जो घास होती है वो पेड़ के पत्तियां होती है, वो अपना खाना स्वयं स्वयं बना लेती हैं। लेकिन जो हिरण होता है वो एक पौधे पर निर्भर होता है, क्योंकि अगर वो उसे पौधा नहीं मिलेगा तो वो भूखा मर जाएगा। और जो पौधे की पत्तियां होती है वो हमें पौधे ही देते हैं, तो एक प्रकार से उत्पादक हो गए, और जो हिरण है वो एक प्रकार से उपभोक्ता हो गया। तो परपोषण इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला मृतोपजीवी, दूसरा परजीवी, तीसरा प्राणीसम या पूर्ण जांत्रिक। इन दोनों में से पेपर में से कुछ भी पूछ लिया जाएगा। तो मृतोपजीवी का उदाहरण है कवक। तो ये वैसे चीज होते हैं जैसे कोई वस्तु, कोई जैसे प्राणी होता है वो मर जाता है, तो जो उसके शरीर का जो उसका अपघटक कर देते हैं ना, यानी उसे खत्म कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, वो हमारे कवक ही करते हैं, इसलिए हम इसे मृतोपजीवी परपोषण कहते हैं। ये एक अच्छा उदाहरण है इस मृतोपजीवी का, मृतोपजीवी परपोषण का। तो दूसरा है हमारा परजीवी। तो उदाहरण के लिए अमरबेल, जोक। अब सब जोक का एक अच्छा उदाहरण है। तो जोक होती है किसी खेत में किसी को भी पकड़ लेती है, तो सब कहते हैं जोक पकड़ लिया, जा वो हमारा सारा खून पी जाएगी। लेकिन जोक होती है वो एक सीमित मात्रा में ही हमारा खून पीती है, और वो जब खून पी लेती है, जब उसका पेट भर जाता है तो हमें अपने आप छोड़ देती है। तो ये जो परजीवी है उसका एक अच्छा उदाहरण है अमरबेल और जोक। और प्राणीसम या पूर्णजांत्रिक, तो इसका उदाहरण है मनुष्य और अमीबा। जो मनुष्य होता है वो बहुकोषीय होता है, अमीबा एक कोषीय होता है। तो मैं आपको मनुष्य और अमीबा के बारे में और अच्छे से आगे पढ़ाऊंगा। तो हमारा आगे है वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप में अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाता है। तो जैसे हमारे शरीर में जितने पार्ट होते हैं, जैसे लीवर और अमाशय और छोटी आंत, बड़ी आंत, हमारा मुंह, हमारा हृदय, तो ये जब मिल के जब काम करते हैं तो हमारा जैव प्रक्रम कहलाता है। तो पौधों में जल के अपघटन से O2 बाहर निकलती है, और प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो होती है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, और ये पेपर में हर बार 2 नंबर में लिखने के लिए आती है। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, इसे आप रट लीजिएगा, यानी याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। तो हम पहले इसको संतुलित नहीं करेंगे, पहले हम यही पढ़ेंगे CO2 प्लस H2O। जब ये होता है
तो ये ग्लूकोज होता है, जैसे C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। अब देखो, अब इसे हम संतुलित करेंगे तो यहाँ पर 6 लगा दिया और यहाँ पर 12 लगा दिया। तो देखो यहाँ पर कार्बन के कितने अणु हैं, 6 अणु हैं, यहाँ पर भी कार्बन के 6 ही अणु हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, तो यहाँ पर 6 दूनी 12 और यहाँ पर भी 12, 12 12 24, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 और 6 दूनी 12, 6 18 और 6 24, तो इसमें भी 24 है, इसमें भी 24 है। तो हमारा एक और बचता है जो H है, तो इसमें H के कितने अणु हैं, 24, तो इसमें देखिए आप, इसमें 12 और यहाँ पर 6 दूनी 12, 12 12 24, तो ये भी एक संतुलित हो गया। तो अगर आपको संतुलित करना नहीं आता है तो मैंने इसकी एक वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने आपको अच्छे से संतुलित करना सिखा रखा है, तो आप उसे भी जाके देख लीजिएगा। और आप इसे तो जरूर से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पेपर में हर बार पूछा जाता है, हर साल ये बोर्ड एग्जाम में आता है। तो प्रकाश संश्लेषण की मुख्य लाइन, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। ये आपको जो प्रकाश संश्लेषण है, जब भी इसके बारे में कुछ भी क्वेश्चन उठे तो आपको ये लाइन जरूर लिख के आनी है। ये इसकी जो होती है उभयनिष्ठ लाइन है, यानी कॉमन लाइन है। तो प्रकाश संश्लेषण दो प्रकार की होती है, एक प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, एक अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। तो प्रकाशीय अभिक्रिया वो जैसे जो प्रकाश में होती है, और अप्रकाशीय अभिक्रिया वो जो बिना प्रकाश की होती है। तो आप कहोगे बिना प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश के तो अभिक्रिया संभव ही नहीं है, लेकिन जो हमारा पीपल का पेड़ होता है और बरगद का पेड़ होता है ना, वो रात को भी ऑक्सीजन ही देता है, तो वो अप्रकाशीय अभिक्रिया करता है। तो जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है वो ग्रेना में होती है, और जो अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है वो हमारे स्ट्रोमा में होती है। तो जटिल अणुओं का सरल अणुओं में परिवर्तन और जिसमें शरीर के अनेक अंग भाग लेते हैं, पाचन कहलाता है। यानी जटिल अणु वो, जैसे हम खाना खाते हैं, रोटी का एक टुकड़ा मान लीजिए, उसे हम मुंह में डालते हैं, फिर वो चबाते हैं तो वो और छोटा हो जाता है, लेकिन जब वो हमारे पेट तक पहुंचता है ना, तो बहुत जैसे परमाणु जो जितने छोटे होते हैं उतने छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। तो यही लिखा है इसमें, जटिल अणु यानी बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में परिवर्तन। ये भी एक सही परिभाषा है। तो पाचन तंत्र के 6 भाग होते हैं। पहला मुख यानी मुंह, दूसरा ग्रसनी जो हमारी नली होती है, और अमाशय यानी जो पेट होता है, और छोटी आंत जिसे हम क्षुद्रांत कहते हैं, और बड़ी आंत जिसे हम बृहदांत्र कहते हैं, और गुदाद्वार। तो मुख के 3 भाग होते हैं। जो हमारा मुंह होता है इसमें 3 भाग होते हैं। तो पहला दांत, दूसरा जीभ, तीसरा लार। तो आइए हम दांत के बारे में पढ़ते हैं। दांत के 4 प्रकार होते हैं। पहला कृंतक, दूसरा रदनक, तीसरा चवर्णक, चौथा अग्रचवर्णक। ये पेपर में एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। तो आइए हम जीभ के बारे में पढ़ेंगे और आगे दंत सूत्र के भी बारे में पढ़ेंगे। तो ये दंत सूत्र यानी ऊपरी जबड़े में उपस्थित आधे दांत की संख्या बटा निचले जबड़े में उपस्थित आधे दांत की संख्या है। यानी जो ऊपर दांत होते हैं उसके आधी संख्या और नीचे जो दांत होते हैं उसकी आधी संख्या इंटू 2, ये हमारा दंत सूत्र है। तो हमारा जो मुख का दूसरा भाग था जिसका नाम था जीभ, तो उसमें उसका जो उपयोग होता है वो हमारा स्वाद के अंकुर यानी स्वाद को चखने के लिए होता है। क्योंकि आपने 8वीं या 7वीं में जरूर पढ़ा होगा कि जो हमारी जीभ होती है उसके अग्र भाग पे नमकीन स्वाद होता है, बीच में मीठा होता है, उसके पीछे तीखा होता है, और उसके पीछे यानी सबसे पीछे कड़वा होता है। तो जो हमारी जीभ होती है वो स्वाद के अंकुर के लिए होती है और भोजन को निगलने में सहायता हमारी करती है। तो हमारा मुख का तीसरा भाग है जिसका नाम है लार, और ये जो लार बनती है ये हमारी कहाँ से बनती है, लार ग्रंथि से बनती है। और लार जो होता है इसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो उत्प्रेरक होते हैं। तो आपने कभी सोचा होगा, तो जो हम खाना खाते हैं तो हम खाने को जब मुंह में डालते हैं तो वो सूखा होता है, लेकिन जब हम खाने को चबाते हैं तो वो धीरे धीरे गीला होने लगता है, यानी वो उसमें जो हमारी लार होती है वो लार उसमें मिलने लगती है। तो जो हमारा टॉयलिन एंजाइम होता है, देखो जो हमारा खाने का पाचन होता है ना, वो हमारा मुंह से ही यानी हमारा जो जीभ है लार से यहीं से शुरू हो जाता है, यहीं से हमारे खाने का पाचन होना शुरू हो जाता है। तो जो हमारी लार ग्रंथि होती है इसमें जो टॉयलिन एंजाइम पाए जाते हैं ये खाने को यहीं से तोड़ना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण जो खाना होता है ना तो वो वहीं से गीला होने लगता है। तो जो एंजाइम होते हैं ना वो उत्प्रेरक होते हैं, यानी वो किसी काम को आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं, जिसे हम उत्प्रेरक कहते हैं।
तो जो हमारा पाचन तंत्र है उसका दूसरा भाग है जिसका नाम है ग्रसनी। यह भोजन को मुख से अमाशय तक पहुंचाती है। इसका बस यही काम है, इसका और कोई काम नहीं है, क्योंकि जो मुख और अमाशय के बीच में जो भोजन होता है ना, वो यही उसके बीच की रास्ता यही निर्भर करती है, यही यानी यही से भोजन उनके बीच का रास्ता तय करता है। तो हमारा जो तीसरे प्रकार का है पाचन का, तो वो है अमाशय। तो अमाशय में हमारे जठर ग्रंथि पाई जाती है। तो जठर ग्रंथि से जठर रस पाया जाता है। तो ये पेपर में 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको बिल्कुल जैसी मैंने ये निकाला है, बताया है, ये इतना बड़ा है यहाँ तक, ये मैंने एक टेबल बनाई है इसकी, ये यहाँ से यहाँ तक है। बस आपको बिल्कुल सेम यही टेबल उतार के चली आनी है, और आपका जो एग्जामिनर है वो 5 में से 1 नंबर या आधे नंबर भी नहीं काट सकता। अगर 3 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको इसमें अब बता देना है कि अमाशय में क्या पाया जाता है, कैसा रस होता है, इससे किस किस एंजाइम का स्राव होता है, बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। तो देखो, अमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है और जठर ग्रंथि से जठर रस पाए जाते हैं। और जठर रस में हमारे जो 3 प्रकार के जो वो कण होते हैं वो स्राव होते हैं। तो हमारा जो पेप्सिन होता है ये एक एंजाइम होता है, यह प्रोटीन का पाचन करता है। ये बस इस पेप्सिन एंजाइम का यही कार्य है, प्रोटीन का पाचन करना। और HCl अम्ल, ये भी जठर रस से ही स्राव होता है। तो ये होता है भोजन को अम्लीय प्रकृति देता है। तो जो हमारा HCl होता है ये भोजन को अम्लीय प्रकृति देता है। तो आप कहोगे जो HCl है ये तो एसिड है, ये तो हमारे पेट के लिए बहुत खतरनाक है, तो इसका भी हमारे पेट में इलाज है। तो जो इसका इलाज है वो है श्लेष्मा। श्लेष्मा जो होती है यह अमाशय को HCl से बचाता है। तो जो श्लेष्मा होती है ना, तो ये HCl को पेट में लगने नहीं देता, यानी हमारे अमाशय में टच नहीं होने देती है, जिसके कारण हमारा पेट सही रहता है, स्वच्छ रहता है। और जीवों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव उत्प्रेरकों को एंजाइम कहते हैं। मैंने इसकी परिभाषा आपको पहले ही बता दी थी और अब भी बता रहा हूँ। तो जो जीवों के द्वारा होते हैं, यानी जो इसमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, तो वो किसी कार्य को आगे बढ़ाएं। जैसे मान लीजिए कोई कार्य है, कोई चीज़ है, वो स्लो हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, लेकिन जब एंजाइम आ जाते हैं तो उसे और तेजी से बढ़ा देते हैं। वो जो जीव जाते हैं वो उस और तेजी से बढ़ा देते हैं, तो उन्हें एंजाइम कहते हैं। तो हमारा जो पाचन है उसका जो चौथा प्रकार है छोटी आंत, जो इसके 3 भाग होते हैं। तो इसका पहला होता है डायोडिनम, जीजुनम, इलियम। तो डायोडिनम के भी 2 भाग होते हैं, कै यकृत, ख अग्नाशय। तो हमारा इसमें हम यकृत और अग्नाशय दोनों के बारे में यही पढ़ लेंगे। तो जो हमारा मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो हमारी यकृत ग्रंथि होती है। तो इस ग्रंथि से पित्त रस का स्राव होता है। तो पित्त रस में पित्त लवण का स्राव होता है, और यह वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है। यह क्रिया इमल्सीकरण क्रिया कहलाती है। यह छोटी गोलिकाएं जो होती हैं ये इमल्सीकृत कहलाती हैं। तो मैं आपको इसमें बता दूं, तो जो हमारे ये इसमें बड़ी गोलिकाएं जो होती हैं ये खाने का जो टुकड़ा होता है ना, उससे इसका कंपेयर करा गया है, यानी इसकी तुलना करी गई है। और जब वो खाना और टूट जाता है तो वो छोटी गोलिकाओं में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम छोटे भोजन के तौर पर इस पे कंपेयर करते हैं। तो जो ये अभिक्रिया होती है इसे हम इमल्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये पेपर में पूछा जाता है कि इमल्सीकरण अभिक्रिया कैसे होती है, कहाँ होती है, किस जगह पर होती है। तो इसे आप याद रखिएगा। जो इमल्सीकरण अभिक्रिया होती है वो हमारे छोटी आंत में होती है। ये कब होती है, कैसे होती है, तो ये हमारे पित्त लवण या पित्त रस के स्राव होने से होती है। इसमें क्या होता है, तो ये वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है, और जो छोटी गोलिकाएं होती है उसका क्या नाम होता है, तो उसका नाम होता है इमल्सीकृत। तो पित्त रस पित्ताशय में इकट्ठा होता है, और अग्नाशय जो होता है यह मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। तो जो अग्नाशय होती है हमारी 3 प्रकार की ग्रंथि होती है। देखो मैंने नीचे लिखा है, ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। पहला अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरा बहिःस्रावी ग्रंथि, तीसरा मिश्रित ग्रंथि। जो 2 अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उससे हार्मोन का स्राव होता है, और जो बहिःस्रावी ग्रंथि होती है उससे एंजाइम का स्राव होता है, और जो मिश्रित ग्रंथि होती है उससे दोनों का स्राव होता है। देखो मैंने यहाँ नीचे लिखा है
कि अंतःस्रावी ग्रंथि से जिसका स्राव होता है उसे हार्मोन कहते हैं, और बाह्यस्रावी ग्रंथि से जिसका जो होता है स्राव होता है उसे हम एंजाइम कहते हैं, और जो मिश्रित ग्रंथि होती है उससे हार्मोन एवं एंजाइम दोनों का स्राव होता है। तो इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय के अंतःस्रावी ग्रंथि से स्राव होता है। तो जो इंसुलिन हार्मोन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, क्योंकि अगर इस हार्मोन की कमी हुई तो इंसान के अंदर शुगर जैसी बीमारियां होने लगती हैं, पनपने लगती हैं, यानी पैदा होने लगती हैं। तो भोजन की सही मात्रा में इस हार्मोन का सही स्राव होता है, और हम शुगर को हिंदी में मधुमेह बीमारी कहते हैं। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। तो जो एंजाइम होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। तो जो हमारा पहला होता है एमाइलेज, दूसरा लाइपेज, तीसरा द्विपसन। तो जो एमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और जो लाइपेज होता है वो वसा का पाचन करता है, और जो द्विपसन होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। आपने पहले भी एक वो एंजाइम का ही नाम सुना जो प्रोटीन का पाचन करता है, जिसका नाम था पेप्सिन। तो 2 हार्मोन हो गए। तो जो हमारा हमने पहले ही पढ़ा था पेप्सिन और द्विपसन, ये हमारे प्रोटीन का पाचन करते हैं, और लाइपेज जो होता है वसा का पाचन करता है, और जो एमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। यानी पाचन का मतलब ये होता है कि उसे और तोड़ देता है, और छोटे छोटे भाग में तोड़ देता है, इसे ही हम पाचन कहते हैं। तो जो ड्यूडिनम होता है यानी यकृत और अग्नाशय से जो खाना होता है वो उसके बाद जो भोजन कुछ बचता है वो जीजुनम में जाता है, और कुछ भोजन बचता है वो इलियम में जाता है, और फिर उसके बाद जो कुछ इलियम के बाद कोई बचता नहीं है, बहुत छोटे मोटे कण बच जाते हैं जो बड़ी आंत में चला जाता है। तो जो हमारा खाना होता है वो सबसे ज़्यादा पाचन हमारा यही होता है, हमारी छोटी आंत में सबसे ज़्यादा खाने का पाचन होता है। और जो बड़ी आंत होती है ना, ये पानी का अवशोषण यानी पानी को तोड़ने में सहायता करती है। तो बड़ी आंत जो होती है वो पानी यानी जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है, और गुदाद्वार यानी मलाशय, इसमें बेकार पदार्थ को बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। आपने मनुष्य के बारे में पढ़ लिया है, अब हम अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम पहले एक बार मनुष्य का एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, और फिर उसके बाद अमीबा में स्टार्ट करेंगे। मैं आपको मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में मोटा मोटा समझा देता हूँ कि पाचन तंत्र के 6 भाग होते हैं, मुख, ग्रसनी, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदाद्वार। तो जो मुख्य 3 भाग होते हैं, मुंह, दांत और लार और जीभ होता है। तो दांत के भी 4 भाग होते हैं। तो कृंतक, रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक, और जीभ के जो उपयोग होते हैं वो होते हैं स्वाद के अंकुर और भोजन को निगलने में, और जो लार ग्रंथि से लार निकलती है, और जो लार का स्राव होता है उससे टॉयलिन एंजाइम पाया जाता है जो उत्प्रेरक होते हैं। फिर हमारा इसका दूसरा पार्ट होता है जिसे हम ग्रसनी कहते हैं। ये भोजन को अमाशय तक पहुंचाने में मदद करता है। अमाशय ये जो होता है ये जठर ग्रंथि यानी इससे जठर रस स्राव होता है, और इससे पेप्सिन और HCl और श्लेष्मा स्राव होता है, जिसके कारण जो पेप्सिन होता है वो एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। तो प्रोटीन का पाचन ये भी करता है, और एक मैंने आपको और बताया द्विपसन वो भी करता है, इसे याद रखिएगा। और जो HCl होता है ये भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है, और जो श्लेष्मा होता है ये HCl से हमारे पेट की रक्षा करता है। तो जीवों में जो किसी कार्य को बढ़ाने में सहायता करते हैं उसे हम एंजाइम कहते हैं। और जो इसका चौथा पार्ट होता है वो होता है छोटी आंत। इसके 3 भाग होते हैं, डेयोडिनम, जीजुनम, इलियम। और डेयोडिनम के 2 भाग होते हैं, यकृत, अग्नाशय। तो यकृत से हमारा पित्त रस का स्राव होता है जो बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है, और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, इमल्सीकरण अभिक्रिया। और जो छोटी गोलिकाएं होती हैं उसे हम इमल्सीकृत कहते हैं। तो अग्नाशय होता है, उससे जो होता है वो क्या कहते हैं, उससे वो एक मिश्रित ग्रंथि होती है, और उससे हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्राव होता है। तो इससे तो जो हमारी अग्नाशय होती है उसमें मिश्रित ग्रंथि होती है, वो मिश्रित ग्रंथि कहलाती है, और इससे जो होता है हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्राव होता है, मैंने आपको अभी बताया था। और जो इससे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन का स्राव होता है जिसे हम इंसुलिन हार्मोन कहते हैं, और अगर इसकी कमी होती है तो जिसके कारण मधुमेह यानी शुगर जैसी बीमारी होती है। और आजकल शुगर 100% में से 60 से 70% लोगों को हो रहा है। तो आप अपने स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दीजिए,
और चीनी वीनी खाना कम कर दीजिए ताकि आप शुगर से बचे रहें और आपके अंदर इंसुलिन हार्मोन ज़्यादा स्राव होता रहे, जिसके कारण आपको शुगर जैसी बीमारियां ना हो। तो ये इसके आगे हम और पढ़ते हैं बड़ी आंत के बारे में और गुदाद्वार के बारे में। तो जो बड़ी आंत होती है उसमें जो जल का अवशोषण होता है और जो एंजाइम होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं, एमाइलेज, लाइपेज, द्विपसन। एमाइलेज से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, लाइपेज से वसा का पाचन होता है और द्विपसन से प्रोटीन का पाचन होता है। मैंने आपको पहले बताया था और अभी बता रहा हूँ, मैं आपको इसलिए रिकॉल करवा रहा हूँ क्योंकि ये पेपर में ये क्वेश्चन हर बार हर बोर्ड एग्जाम में ये पेपर में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है 2 से 3 नंबर में, और कभी कभी किसी किसी बोर्ड में तो 5 नंबर का भी पूछ लिया जाता है। तो गुदाद्वार होता है, इसमें जो बेकार पदार्थ होते हैं वो बाहर निकल जाता है। तो आई होप आपको मनुष्य पाचन तंत्र के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो अमीबा एक कोशिकीय, तो जो अमीबा है वो एक कोशिकीय जीव है। अमीबा में प्राणी संपोषण पाया जाता है। तो जो अमीबा भी होता है वो एक मनुष्य की भांति कार्य करता है। तो प्राणी संपोषण द्वारा अमीबा पाचन करता है। तो प्राणी पोषण में पाए जाने वाले पदार्थ जो होते हैं वो होता है अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण, जिसके कारण अमीबा अपने भोजन का पाचन करता है। तो हम इसके बारे में एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। तो अंतर्ग्रहण, अमीबा जो होता है भोजन का ग्रहण करता है अंतर्ग्रहण में, और अमीबा जो भोजन का ग्रहण करता है ना वो कूटपाद की सहायता से ग्रहण करता है। तो अंतर्ग्रहण में कूटपाद की सहायता से अमीबा भोजन का ग्रहण करता है। तो जो अमीबा होता है वो अमीबा में पाचन, खाद्य रिक्तिका और अनेक प्रकार के एंजाइमों की सहायता से होता है। तो जो अमीबा होती है उसमें जो खाद्य रिक्तिका बनती है तो वो भोजन को तोड़ने में उसकी सहायता करती है, और जो पाचन होता है वो खाद्य रिक्तिका द्वारा ही अमीबा के अंदर पाचन होता है, जो अनेक अनेक प्रकार के एंजाइमों का स्राव करती है जो उसे तोड़ देते हैं, यानी उस खाने को तोड़ देते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर दोबारा भी आपको लिख रखा है कि इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह यानी शुगर जैसी बीमारियाँ होती हैं। तो मैंने इसके बारे में पहले बताया कि आप शुगर से थोड़ा बच के रहिए, इसमें आपको बहुत दिक्कत हो जाती है। तो चीनी वीनी खाना कम कर दीजिए और अपने स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और इंसुलिन हार्मोन को कम मत होने दीजिए। तो जो काम करने में मतलब किसी काम को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं उसे हम एंजाइम कहते हैं, आपको पहले बताया था। और मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है, ये इसलिए मैंने लिख रखा है क्योंकि ये पेपर में 100% पूछे जाते हैं। तो जो हमारा उसे क्या कहते हैं, जो हमारा अमीबा है उसमें तीसरे प्रकार का जो पाचन होता है वो तो अवशोषण। तो खाद्य रिक्तिका का धीरे धीरे टूटना या खत्म होना और खाद्य पदार्थ का अमीबा में फैलना अवशोषण कहलाता है। तो जो अवशोषण का मतलब ही होता है किसी चीज़ का टूटना। तो जो खाद्य रिक्तिका होती है वो खाने को धीरे धीरे पचा के उसके अंदर की एनर्जी अपने अंदर सोख लेती है। तो जब वो टूटती है तो जो खाद्य रिक्तिका होती है उसके अंदर की जो एनर्जी निकलती है वो हमें जो हमारी पूरी अमीबा होती है उसके अंदर फैल जाती है, जिसके कारण हमारा अमीबा उस जो पदार्थ होता है उन्हें ग्रहण कर लेता है। तो अवशोषण का मतलब होता है कि खाद्य रिक्तिका का धीरे धीरे टूटना। इसमें मतलब जो हमारा अमीबा होता है वो खाने को पचाना स्टार्ट कर देता है। तो स्वांगीकरण, इसमें अमीबा जो होता है वो बढ़ता है और 1 से 2 अमीबा बनते हैं। यह द्विखंडन विधि द्वारा होता है और इसे स्वांगीकरण कहते हैं। तो आपने क्लास 8 में द्विखंडन विधि पर जरूर पढ़ी होगी कि जिसमें अमीबा जो होता है वो बढ़ता रहता है और विभाजित होकर 1 से 2 अमीबा बना लेते हैं। तो इसमें भी वही है कि जो अमीबा होता है जब उसके अंदर खाना पूरा हो जाता है, वो खाना ज़्यादा हो जाता है तो 1 से 2 अमीबा बन जाते हैं। तो बहिक्षेपण, इसमें अमीबा बेकार पदार्थ को बाहर निकाल देता है। जो अमीबा होता है ना वो अपने कहीं से फटता है और वहीं से सारा बेकार पदार्थ बाहर निकल जाता है, फिर वो सही हो जाता है। तो श्वसन का कार्य, तो भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था कि जो श्वसन होता है वो एक ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया होती है, और जो ग्लूकोज होता है जब वो ग्लूकोज का विखंडन करती है यानी ग्लूकोज का अवशोषण करती है, उसे तोड़ती है, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल तथा ऊष्मा प्रकाश निकलता है, यानी ऊर्जा निकलती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होती है। तो आइए हम श्वसन के कुछ कार्य हैं, श्वसन के बारे में मैंने आपके लिए एक टेबल बना रखी है, उसे पढ़ते हैं।
तो ये है आपके सामने पूरे श्वसन की टेबल। तो जो श्वसन होता है वो अवायवीय होता है और वायवीय भी होता है। तो वायवीय को हम अनाक्सीकरण कहते हैं और वायवीय को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। यह O2 की अनुपस्थिति में होता है और जो वायवीय होता है वह O2 की उपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का पाइरूवेट में बदलना ग्लाइकोलाइसिस विधि द्वारा होता है। यह कोशिका द्रव्य में होता है। आप इसे याद रखिएगा, ये पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। तो जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जब पेट में बदलता है तो वो ग्लाइकोलाइसिस विधि द्वारा बदलता है। तो पाइरूवेट में दो प्रकार की अभिक्रिया होती है, अवायवीय श्वसन अभिक्रिया और वायवीय श्वसन अभिक्रिया। तो अवायवीय श्वसन होती है वो ईस्ट यानी कवक में होती है और मांसपेशियों में होती है। तो पाइरूवेट के अणु जब ईस्ट में जाते हैं तो इथेनॉल प्लस CO2 और ATP के रूप में ऊर्जा निर्मित करते हैं। और पाइरूवेट के अणु जब मांसपेशियों में जाते हैं तो वो लैक्टिक अम्ल और ATP के रूप में ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं। लेकिन जब पाइरूवेट के कण वायु श्वसन में जाते हैं तो वो ऊर्जा में माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, जो ATP की और जो पाइरूवेट के कण होते हैं और वायवीय श्वसन होता है यानी O2 की उपस्थिति में होता है। तो इसकी अभिक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और इसमें ATP के रूप में ऊर्जा ही निर्मुक्त की जाती है और कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर ATP की फुल फॉर्म है एडिनिसिन ट्राइफॉस्फेट। ये ATP की फुल फॉर्म है, आप इसे याद रखिएगा तो आपके लिए बेटर होगा। तो वायवीय श्वसन पाइरूवेट और वायवीय श्वसन के साथ अभिक्रिया जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, मैंने आपको पहले बताया था। और फुफ्फुस में रुधिर से CO2 गैस अलग होती है। ये फुफ्फुस जो होती है ना, ये एक धमनी होती है जिसे हम धमनी और सिरा होते हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। हृदय का काट चित्र आपने बुक में ज़रूर देखा होगा और मैं शायद आपको पढ़ा भी दूंगा आगे। तो लैक्टिक अम्ल के निर्माण होने से हमारे पेशियों में खिंचाव हो सकता है। जैसे जो किसी की वृद्धि हो जाती है, जो कोई आदमी होता है जो ज़्यादा लंबा हो जाता है और जो ज़्यादा छोटा ही रह जाता है, तो जो छोटा रह जाता है उसमें लैक्टिक अम्ल का स्राव होता नहीं है, और जो ज़्यादा लंबा हो जाता है उसमें लैक्टिक अम्ल का ज़्यादा स्राव हो जाता है, जिसके कारण वो उसके मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है और वो ज़्यादा लंबा हो जाता है। और जिसकी लिमिट होती है तो उसमें लिमिट का ही लैक्टिक अम्ल निकलता है। तो मानव श्वसन तंत्र, नासाद्वार जिसे हम नाक तथा नासिक भी कहते हैं, और श्वसन नली, श्वसनिकाएं, इस ये सब इसके आगे चलता रहता है। जैसे नाक के बाद श्वसन नली आती है, फिर उसके बाद श्वसनी आती है, उसके बाद श्वसनिकाएं आती है, जिसे हम श्वसनिकाओं को हम फुफ्फुस कहते हैं। फिर इंग्लिश में फुफ्फुस कहते हैं, हिंदी में से श्वसनिका कहते हैं। और उसके बाद ये फेफड़े में कृपिका होती है। तो प्राथमिक अंग नासाद्वार यानी नाक और द्वितीयक अंग मुंह, क्योंकि अगर आप ज़्यादातर कभी भी सांस लेते हैं तो आप नाक से ही सांस लेते हैं, मुंह से आप बहुत कम सांस लेते हैं। तो हमारा आगे है कंठ में घेटी जो होती है, यानी जो कंठ में यहाँ पर उभरा सा होता है गले में, इसे हम एपिग्लॉस्टिक इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसे घेटी कहते हैं। यह खाने को खाने वाली नली में और श्वास को श्वास वाली नली में भेजता है। आप कभी खाना खाते रहते हैं और आपको अचानक से खांसी उठने लगती है, तो पता है कैसे उठती है? जो आपका खाना होता है ना वो श्वसन नली में पहुंच जाता है। तो जो एपिग्लॉस्टिक होता है यानी घेटी होती है, ये सही से कार्य नहीं कर पाती, जिसके कारण जो आपका खाना होता है वो आपको खाते खाते बहुत ज़ोर से खांसियाँ आने लगती हैं, आपके सांसें उसमें रुकने लगती हैं, अटकने लगती हैं। तो ये सब इसी के कारण होता है। तो आप थोड़ा आराम से खाना खाने के वक्त चुप रह के खाना खाइए, शांति में खाना खाइए, किसी से कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए। तो फेफड़े के अंदर बने जाल को श्वसनिकाएं कहते हैं। मैं आपके ये भलाई की बात कह रहा हूँ, जो आपको खाने के बारे में बता रहा हूँ ना कि आप चुप रह के ही खाना खाइए, तो इससे आपका ही फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। तो फेफड़े के अंदर बने जाल को हम श्वसनिकाएं कहते हैं, यानी फुफ्फुस। देखो यहाँ पर है ना श्वसनिकाएं, फुफ्फुस। तो अब मैं आपको आगे फुफ्फुस के बारे में और अच्छे से पढ़ाऊँगा। तो आइए हम थोड़ा जो इनके बारे में जान लेते हैं, अपने फेफड़ों के बारे में, यानी नासाद्वार श्वसन नली के बारे में। तो गैसों का आदान प्रदान कुविका करती है जो फेफड़ों में होती है।
तो एक फेफड़े में संरचना होती है जो छोटे छोटे बूंदे बूंदे से होती है, तो वो कुविका उसे हम कुविका कहते हैं, जो गैसों का आदान प्रदान करती है। तो रुधिर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आपको पता ही होगा कि हमारे खून का जो रंग होता है वो लाल क्यों होता है। वो हमारे खून में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण वो लाल होता है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो पत्ती होती है वो हरी क्यों होती है। आपने इसे 9वीं में ज़रूर पढ़ा है, तो आप इसका जवाब हम मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी तो पता लगे कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन का यही कार्य नहीं होता है कि खून को लाल रंग प्रदान करना। हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वो कोशिकाओं तक, यानी जो हमारी शरीर किससे बनी होती है, तो हमारी शरीर कोशिकाओं से बनी होती है, और कोशिका जो होती है हमारे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। आपने 9वीं में जरूर पढ़ा है इसे, कोशिका वाले चैप्टर में ही। 9वीं का एक चैप्टर ही है, और इसमें मैं आपको ये भी बताया है कि पत्ती, ये भी पढ़ा होगा 9वीं में, पढ़ा होगा क्या, पढ़ा ही है कि 9वीं में पत्ती का रंग हरा क्यों होता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपका एक होमवर्क है, तो इसे जरूर दीजिएगा। तो ये जो होता है हीमोग्लोबिन होता है, ये कोशिकाओं तक O2 पहुंचाता है और CO2 बाहर निकालता है। तो पौधे रंध्रों की सहायता से सांस लेते हैं। यह क्रिया जो होती है ये विसरण की क्रिया कहलाती है। तो देखो ये पत्ती है, ये है, इसके अंदर ये जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना, ये एक रंध्र होते हैं। तो जो रंध्र होता है, तो ये जो पौधा होता है वो जो सांस लेता है वो इसी के चलते लेता है, रंध्र के चलते ही लेता है, और रंध्र के चलते ही अपना खाना भी बनाता है। तो जो पत्ती होती है एक पौधे की, एक पौधे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो हरे भरे पौधे होते हैं वो अच्छे रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीते रहते हैं। लेकिन जो सूख जाते हैं, तो खैर उनमें भी लकड़ी होती है, हरे भरे पौधे में भी, और सूखे में भी लकड़ी होती है, बट हरे भरे में पत्ती होती है जिसके कारण उसका जीवन चल रहा होता है, और जो सूखा होता है उसमें पत्ती नहीं होती है जिसके कारण वो पौधा मरा होता है। तो रक्त संयोजी ऊतक है। रक्त 4 प्रकार का होता है। पहला प्लाज्मा, दूसरा आरबीसी, तीसरा डब्ल्यूबीसी, चौथा प्लेटलेट्स। तो आरबीसी को हम लाल रुधिर कोशिकाएं, रुधिर का मतलब रक्त ही होता है, तो कहीं आपको रुधिर का मतलब ना समझ में आ रहा हो तो उसे हम रक्त कहते हैं। और डब्ल्यूबीसी जो होता है वो श्वेत रक्त कोशिकाएं होता है। तो हमारा आगे है, इसे एक एक करके पढ़ते हैं। तो हमारा पहला है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो होता है वो रक्त में 55% होता है। तो प्लाज्मा में 90% जल होता है। जो हमारे रक्त में, जो रक्त हमारा बहता क्यों है, जो रक्त हमारा बहता है इसलिए बहता है क्योंकि उसमें जल होता है, वो एक जलीय अवस्था में होता है, जलीय विलयन होता है, तो इसलिए वो बहता रहता है। तो जो इसका बस यही है कि प्लाज्मा जो होता है वो हमारे रक्त में 55% होता है और इसमें 90% जल होता है बस। और जो हमारा जो लाल रुधिर कोशिकाएं हैं आरबीसी, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और इसे श्वसन वर्णक कहते हैं। हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक और आरबीसी में तो ये पाया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन का होता है, यानी लगभग 4 महीने का होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी ये केंद्रक विहीन कोशिका होती है। तो हमारा जो डब्ल्यूबीसी है, तो श्वेत रुधिर कोशिकाएं, इसे सैनिक कोशिकाएं कहते हैं। तो आरबीसी लाल रुधिर कोशिकाएं, जो हमारा खून होता है वो लाल होता है, लेकिन जो डब्ल्यूबीसी होती है ना वो श्वेत रुधिर कोशिकाएं हैं। वो खून लाल नहीं होता है, वो खून हमारा सफ़ेद होता है, यानी पानी के रंग का होता है। जो हमारे शरीर में नाक द्वारा यानी मुंह द्वारा जो वायरस जा रहे हैं, जो विषाणु जा रहे हैं, उनसे लड़ने झगड़ने का, उनसे हमारे शरीर की रक्षा करने का जो कार्य होता है वो हमारे डब्ल्यूबीसी ही करती है। यानी हमें स्वस्थ रहने का जो कार्य होता है वो हमारे डब्ल्यूबीसी ही करती है। तो देखो, जब हमारे शरीर से यानी हमारे नाक और मुंह से जब कोई विषाणु अंदर चले जाता है और जब हमारी डब्ल्यूबीसी जो श्वेत रुधिर कोशिकाएं होती हैं वो उस विषाणु को मार देती हैं, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन बट अगर जो विषाणु होते हैं वो डब्ल्यूबीसी को मार देते हैं तो वो हमारा जो शरीर होता है वो धीरे धीरे बीमार पड़ने लगता है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर तो जो हमें दवा देते हैं ना,
उसमें WBC की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण जो दवा होती है वो विषाणुओं से लड़ने का काम करती है और हमारे शरीर को स्वस्थ करती है। तो जो इसका जीवन काल मैंने लिखा नहीं है, लेकिन इसका जीवन काल होता है आप 20 से 25 दिन का ही जीवन काल होता है। ये ज़्यादा देर तक नहीं जिंदा रहते हैं, क्योंकि ये आपस में लड़ते रहते हैं। आपस में क्या, जैसे हमारे जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं उनसे लड़ते रहते हैं। तो ये रंगहीन होते हैं, इसमें केंद्रक पाया जाता है। ये एक केंद्रक वाली कोशिका होती है, और जो RBC होती है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। तो इसमें दो अंतर मिल गया। RBC का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है, और इसमें केंद्रक नहीं होता है, और इसमें केंद्रक होता है। इसका जीवन काल 20 से 25 दिन का होता है। और एक और अंतर, ये लाल रंग की होती है, ये श्वेत रंग की होती है। तो पेपर में अंतर पूछ लिया जाता है कि RBC और WBC के बीच अंतर बताइए 2 से 3 नंबर में, तो आप इसे याद रखिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो प्लेटलेट्स यह रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। तो जो अगर हमें कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ से खून निकलने लगता है, लेकिन वो कुछ टाइम बाद वो खून वहीं जम जाता है, यानी रुक जाता है। तो जो खून जमता है ना, वो किसकी मदद से जमता है? वो हमारी प्लेटलेट्स की ही मदद से जमता है। तो बस इसका यही कार्य होता है कि प्लेटलेट्स जो होती है वो हमारे खून को रोकने का कार्य करती है, थक्का बनाने में मदद करती है। और एक और बात, अगर आपके पास फिटकरी है और आपका कहीं खून ज़्यादा तेज़ी से बह रहा है ना, तो आप वहाँ पर फिटकरी रगड़ लीजिए, आपका खून रुक जाएगा। यानी जो फिटकरी होती है वह रक्त प्रवाह को रोक देती है, रोकने का कार्य करती है। तो रक्त का कार्य होता है, पहला O2 को कोशिकाओं तक पहुँचाना, और दूसरा CO2 को कोशिकाओं से लेकर आना, और तीसरा जो होता है वो होता है ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाना, और जो चौथा होता है वो शरीर को गर्मी देना होता है। और जो एक और मैं आपको बता देता हूँ, जो रक्त में जो वो होती है ना, WBC यानी जो रक्त का कार्य होता है, इसमें एक और होता है कि वो हमारे शरीर की रक्षा करना, ये भी एक रक्त का ही कार्य है। तो रक्त के 4 समूह होते हैं, पहला A, दूसरा B, तीसरा AB और चौथा O। तो आप इसे याद रखिएगा, ये पेपर में पूछा जाता है और 100% ये पूछा जाएगा। तो हृदय के 4 कोष्ठ होते हैं, 2 अलिंद 2 निलय। अब देखो मैं यहाँ पर आपको हृदय यानी आपका जो दिल होता है उसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो शुद्ध रुधिर O2 वाला रक्त ऑक्सीकृत रुधिर होता है, और जो अशुद्ध रुधिर होता है वो CO2 वाला रक्त अनऑक्सीकृत रुधिर होता है। तो शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर यानी रक्त जो अशुद्ध रक्त होता है वो दाएं अलिंद से दाएं निलय में जाता है, फिर वहाँ से फेफड़ों में जाता है, फिर जो फेफड़ों में जाता है तो वहाँ से छन के यानी शुद्ध होके बाएं अलिंद में जाता है, और बाएं अलिंद से बाएं निलय में जाता है, और बाएं निलय के बाद ये पूरे शरीर में चला जाता है। तो देखो जो हमारा दाएं अलिंद होता है और दाएं निलय होता है, यहाँ पर हमारा अशुद्ध रक्त ही मिलता है, और जो हमारा बाएं अलिंद और बाएं निलय होता है यहाँ पर हमें शुद्ध रक्त मिलता है। तो आइए हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। देखो मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि शरीर के विभिन्न अंग जो होते हैं वो विभिन्न भाग तक पहुँचते हैं। तो महाधमनी यह शुद्ध रुधिर में रक्त को भेजता है, यानी जो महाधमनी होती है इसमें आपको हमेशा शुद्ध रुधिर ही मिलेगा, और जो फुफ्फुस धमनी होती है इसमें आपको अशुद्ध रुधिर मिलेगा। तो ये पेपर में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है? तो फुफ्फुस धमनी यानी श्वसनिकाएं, और धमनी में शुद्ध रुधिर और सिरा में अशुद्ध रुधिर बहता है। लेकिन फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रुधिर बहता है, ये एक ऐसा सिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है, बाकी शरीर में जितना भी सिरा होता है उसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। आप इसे याद रखिएगा। तो पेपर में ऐसे ही पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है, तो आपको बताना होगा कि वो एक श्वसनिकाएं सिरा है या फुफ्फुस सिरा है। तो धमनी और सिरा में यहाँ 5 अंतर है, जो 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। अगर आप इन अंतरों को लिख के आते हैं, बिल्कुल सेम इन अंतरों को लिख के आते हैं, तो एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काट सकता। तो इसका पहला है हृदय से रक्त को विभिन्न अंगों में पहुंचाना। यह मैं धमनी का कार्य बता रहा हूँ। अब यहाँ पर सिरा का कार्य,
शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय तक पहुंचाना यानी वापस लाना, क्योंकि जो धमनी होती है इसमें शुद्ध रुधिर बहता है और जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उन्हें शुद्ध रुधिर की आवश्यकता होती है। और अशुद्ध रुधिर होता है वो कोशिकाओं से जो कोशिकाएं ले लेती हैं, तो फिर उसके बाद जो उसमें अशुद्ध रुधिर होता है उसे हृदय के पास दोबारा लाती है, फिर हमारा हृदय पंप करने का कार्य करता है और उसके बाद जो शुद्ध फिर उसे शुद्ध करके फिर वापस भेज देता है। तो ये हमारे शरीर में लगातार चलता रहता है। तो जो धमनी होती है वो लचीली मोटी होती है और जो सिरा होता है वो पतली और लचीली होती है। और जो धमनी होती है यह लाल दिखाई देती है और जो सिरा होता है यह नीला दिखाई देती है। और जो धमनी होती है ये रुक रुक कर बहता है और जो सिरा होता है ये लगातार धीमी गति से बहता रहता है। और जो धमनी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता और जो सिरा है उसके आयतन में परिवर्तन होता रहता है। तो आप इसको जो है ये 5 मैंने बताए हैं, इनके बीच में अंतर आप इसे याद रखिएगा। और आप अगर इसे ऐसे ही लिख के आते हैं तो एग्जामिनर आपका एक भी मार्क्स नहीं काट सकता। और जो एग्जामिनर होते हैं ना, आप कभी भी सोचा होगा कि आपने अगर आपके कम नंबर आते हैं तो आप सर का बहुत मतलब जैसे सर को कहते हो कि सर जी ने हमारे नंबर काट लिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर सर किसी बच्चे से कितना भी घृणा करते हैं बट उसके जो मेहनत के नंबर होते हैं उसे नहीं काटते हैं, बल्कि आपको उसमें एक आध नंबर जोड़ ही देते हैं। तो हृदय की धड़कन को इस स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। तो वो जो होता है ना, जो डॉक्टर के पास होता है उसे स्टेथोस्कोप कहते हैं। तो रक्तदाब यानी संकुचन दाब, इसे हम इंग्लिश में सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जो 120 mmKg होता है। और दूसरा है अनुशीलन दाब, जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है, जो 80 mmHg होता है। ये kg नहीं है, ये hg है, मैंने kg बोल दिया था। तो बीपी यानी रक्तदाब, नापने वाले पदार्थ सिग्मोमैनोमीटर के द्वारा होता है। तो बीपी हाई लो होती है ना, तो इसमें आपका शरीर का गुस्सा जो होता है वो बढ़ता घटता रहता है। तो आपको अपने शरीर को अच्छी डाइट देनी चाहिए जिसके कारण आपका शरीर अच्छा रहे और आपको मधुमेह और बीपी जैसी बीमारियां ना हो। क्योंकि जो अगर ऐसी बीमारियां हो जाती है ना तो ये आपको पूरे शरीर पूरे मतलब जिंदगी भर ऐसी रहती ही रहती हैं। तो हमारा आगे उत्सर्जन, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना मानव उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। तो मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में आइए हम पढ़ लेते हैं। तो एक जोड़ी वृक्क, जिसे हम किडनी कहते हैं इंग्लिश में, वृक्क को हम किडनी ही कहते हैं। एक जोड़ी वृक्क, एक मूत्र वाहिनिका जिसे हम यूरिटर कहते हैं, एक मूत्राशय जिसे हम यूरिनरी ब्लेडर कहते हैं, और एक मूत्र मार्ग जिसे हम यूरिथ्रा कहते हैं, और एक यूरिन यानी मूत्र। तो रुधिर में से हानिकारक पदार्थ को घन कर यानी बाहर करने के लिए होता है। यानी जो हमारा वृक्क होता है ना तो उसमें क्षमता है, यानी 2 बार क्षमता है, वाटर क्षमता है, और जो बेकार पदार्थ होता है वो इधर से यानी यूरिन से बाहर निकल जाता है। तो जो नाइट्रोजनी पदार्थ होता है उसे हम यूरिया या यूरिक अम्ल, यह सबसे किडनी से अलग होती है। तो जो नाइट्रोजनी पदार्थ यानी इसे ही कहते हैं हम, यूरिन को ही नाइट्रोजनी पदार्थ कहते हैं। और ये जो वृक्क होती है ये हमारे इन्हें अलग कर देती है शरीर से। शरीर से क्या, ये अपने जो शरीर वो होता है ना तन, मतलब अपना जो शरीर के जो अन्य भाग होते हैं, जैसे मुख्य भाग होते हैं जिनसे इनसे उन भागों को नुकसान पहुंचता है, तो ये वृक्क उन्हें अलग करने का कार्य करता है। तो वृक्क में बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होता है, और जो नेफ्रॉन होता है यह वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। जैसे हमारे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका, वैसी वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। तो वृक्क का बाहर वाला भाग संयोजी उत्तक एवं अरेखित पेशियों से बना होता है। आप इसे याद रखिएगा, अरेखित पेशी होती है जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती है, और संयोजी उत्तक होते हैं जैसे रक्त होता है ना, रक्त भी एक संयोजी उत्तक है। तो संयोजी उत्तक यानी लाल कलर का होता है, जो थोड़ा थोड़ा हिलता डुलता रहता है, उससे ये बना हुआ है। तो हमारा वो थोड़ा सा और रह गया, तो आइए उसे हम पढ़ लेते हैं, फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
तो नेफ्रॉन वृक्क नलिका विक्राणु की संरचना, हम नेफ्रॉन को वृक्क नलिका या विक्राणु भी कहते हैं। तो इसकी जो होती है वो रंध्र से, जो पौधे होते हैं, पौधे में पत्ती होती है, पत्ती से रंध्र होते हैं। ये रंध्र को बना, रंध्र जैसे कहाँ कैसे कैसे पाए जाते हैं, कहाँ के किस किस जगह में पाए जाते हैं, तो मैंने उसके बता रखा है। और रंध्र को हम स्टोमेटा भी कहते हैं। तो रंध्र का कार्य गैसों का आदान प्रदान, विनिमय और वाष्पोत्सर्जन। आप इसे याद रखिएगा, ये पेपर में बहुत महत्वपूर्ण है। फिर बाद में अगर आपने इसको याद नहीं रखा तो पेपर में नंबर कट जाएंगे, तो फिर मुझसे बाद में मत कहिएगा। तो वाष्पोत्सर्जन और ताप के नियंत्रण में, और दूसरा आंतरिक जल का वाष्प बनना, और रंध्रों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। जो द्वार कोशिकाएं होती है ना, वो पानी को, जो जल होता है उसका अवशोषण करती है, यानी उसे तोड़ती हैं। और आप कहोगे कि मनुष्य बेकार पदार्थ निकाल देता है, अमीबा निकाल देता है, तो पौधा कैसे निकालता है? तो पौधा भी अपने रंध्र की सहायता से निकालता है। तो जब रंध्र होता है, जब उसमें बेकार पदार्थ होने लगता है, वो धीरे धीरे मोटा होने लगता है। जैसे ही वो मोटा होता है, वो वहीं से फट जाता है। जब फट जाता है तो वहाँ से पदार्थ निकल जाते हैं, और जब निकल जाते हैं तो वो दोबारा से सिकुड़ जाता है, यानी दोबारा से सही हो जाता है। तो रंध्रों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसके कारण वो अपना जो बेकार पदार्थ होता है, जिसके कारण वो निकालती हैं। और रंध्रों का खुलना तथा बंद होना द्वार कोशिकाओं की स्फीति और स्लथ दशा पर निर्भर करता है। यानी अगर जो रंध्र खुलते हैं, बंद होते हैं, जैसे वो द्वार कोशिकाओं की आज्ञा जैसे से ही होते हैं। जैसे मान लीजिए आप क्लास में जाते हो, तो आप क्लास में एंट्री किसकी आज्ञा से लेते हो? सर की आज्ञा से। वैसे ही रंध्र भी खुलना तथा बंद होने की आज्ञा द्वार कोशिकाएं से ही लेते हैं। तो ये हमारा एक प्यारा सा चैप्टर था जो खत्म होता है, और ये एक वन शॉट था। तो अगर वीडियो ये वाली आपको अच्छी लगी हो, और तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लेकिन मैंने जो आपको होमवर्क बताया था उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जो मेरा होमवर्क था कि पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है, किसके कारण होता है, तो ये आपका होमवर्क है। इसे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। तो